नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा एक खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतार सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, जहां इस फैसले से विपक्ष अपनी एकता को प्रदर्शित करेगा। वहीं दोनों सदनों में सांसदों की संख्या 7,882 आपको बता दें 782 है। वहीं विजय होने के लिए उम्मीदवार की 392 वोट चाहिए। वहीं एनडीए गठबंधन को 542 का बहुमत हासिल किया है, वहीं जबकि इंडिया गठबंधन के पास अब 234 सांसद हैं। तो वहीं आपको बता दें ये खबर, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर, जहां इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतार सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने, इस फैसले से विपक्ष अपनी एकता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही आपको बता दें कि विजय होने के लिए उम्मीदवार को तमाम जानकारी के साथ मोहम्मद आमीन, पूर्व नियोजक आयोग, हमारे साथ उपस्थित है। साथ ही आपको बताते कि सर, हम जानना चाहेंगे नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, तो इसमें इंडिया गठबंधन अपने उम्मीदवार कब तक उतार सकता है? सर, आपको हमारी आवाज आ रही है? नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतार सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां इस फैसले से विपक्ष अपनी एकता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही दोनों सदनों के सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां विजय होने के लिए आपको बताते चले नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कई इस फैसले के विपक्ष अपनी एकता को प्रदर्शित करेगा। तो मैं इस फैसले से विपक्ष अपनी एकता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही दोनों सदनों में सांसदों की संख्या कुल 700 ऐसी बताई जा रही है। साथ ही विजय होने के लिए उम्मीदवारों को आपको बता दें 392 वोट चाहिए। वहीं एनडीए गठबंधन को 542 बहुमत हासिल करने, वहीं जबकि इंडिया गठबंधन के पास 334 सांसद हैं। वहीं आपको बताते चले नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतार सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने है, जहां इस फैसले से विपक्ष अपनी एकता को दर्शाएगा। साथ ही दोनों आपको बता दें विजय होने के लिए उम्मीदवारों की अब संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। साथ ही नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है। तो वही दोनों सदनों में सांसदों की संख्या कुल तो वह नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी ये खबर सामने आ रही है, जहां इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतार सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, जहां इस फैसले से विपक्ष अपनी एकता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही दोनों सदनों में सांसदों की संख्या 742 है। साथ ही विजय होने के लिए उम्मीदवारों को आपको बता दें कई वोट चाहिए। इंडिया गठबंधन को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते हैं विजय होने के लिए उम्मीदवारों को 392 वोट की जरूरत हो सकती है। साथ ही एनडीए गठबंधन को 542 का बहुमत हासिल है, वहीं जबकि इंडिया गठबंधन के पास 234 सांसद हैं। तो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी ये खबर, इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार उतार सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचलें अब तेज हो चुकी हैं। इस फैसले से विपक्ष अपनी एकता को प्रदर्शित करेगा। साथ ही आपको बता दें कि दोनों सदनों में सांसदों की संख्या कुल 742 है।
जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। विजय होने के लिए उम्मीदवारों को 392 वोट चाहिए होंगे। तो वहीं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला। 4 विद्यालयों में नामों में होगा बदलाव, साथ ही अब स्कूलों की पहचान होगी शहीदों के नाम से। वहीं बलिदानियों और स्वतंत्र सेनानियों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। तो वहीं आपको बताते चले, अब उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से देश के बलिदान देने वालों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में 4 विद्यालयों के नाम वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार के अहम कदम न केवल युवाओं को प्रेरणा देगा, बल्कि बलिदानियों के योगदान को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। अब पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज चपलाघाट का नाम बलिदान श्री भगत सिंह रावत इंटर कॉलेज होगा। वहीं चकराता देहरादून स्कूल अब पंडित सैराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। वहीं पौड़ी गढ़वाल के पुंडेगा और में स्कूल का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर सिंह रावत के नाम पर रखा जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बता दें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 4 स्कूलों के नाम बदलने का फैसला किया है। जहां उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर से आपको बता दें बलिदान देने वालों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 4 विद्यालयों के नाम वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम रखने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार का ये कदम न केवल युवाओं को प्रेरणा देगा, बल्कि बलिदानियों के योगदान को हमेशा के लिए यादगार बना देगा। अब पौड़ी गढ़वाल के राजकीय इंटर कॉलेज चिपलाघाट का नाम बलिदान भगत सिंह अब रावत के नाम से इंटर कॉलेज होगा। वहीं चकराता देहरादून का स्कूल का नाम पंडित सैराम उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाएगा। तो वहीं आपको बता दें पौड़ी गढ़वाल के पुंडेरगांव में स्कूल का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर सिंह रावत के नाम पर रखा गया है। तो वहीं आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक और नई पहल, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा फैसला जो है सामने आया है। तो वहीं आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है, और इसी भरोसे के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। सीएम धामी ने कहा कि 2027 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा, और यह कोई सपना नहीं बल्कि एक संकल्प है जो अब साकार होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि देश का अंतिम व्यक्ति, अंतिम गांव, अंतिम युवा आज विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। वहीं पीएम मोदी के नेतृत्व में असली ताकत देखने को मिली है। आजाद भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए उन्होंने जो परिश्रम किया है, परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आज पूरे देश के अंदर और दुनिया के अंदर यह दिखाई दे रहा है। और मैं उनको नए भारत का निर्माता कहूं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर आम जनता के बीच से में मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। कभी बाजार में खरीदारी करने लगते हैं तो कभी क्रिकेट मैच खेलने लगते हैं। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आम जनता के बीच एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए खटीमा में अपने निजी आवास पहुंचे थे। इस दौरान वोट डालने के बाद मुख्यमंत्री धामी बाजार में भुट्टा बेचने वाले के पास पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान भुट्टा विक्रेता से उनका हालचाल पूछा और फिर कोयले में भुट्टा भूनते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने आम लोगों के बीच में भुट्टा खाकर लोगों से विकास योजनाओं के बारे में चर्चा भी की, और उनका ये वीडियो तेजी से वायरल भी हो रहा है। साथ ही आपको बताते चले सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सीएम धामी भुट्टा भूनते हुए नजर आए। साथ ही विकास को लेकर लोगों से सीएम धामी ने चर्चाएं भी की।
सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर नैनीताल के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने की लोगों से अपील की। उन्होंने लिखा कि नैनीताल में स्थित मुक्तेश्वर महादेव मंदिर अनेक श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र। ये प्राचीन मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और मान्यता है कि यहाँ पांडवों ने शिव दर्शन किए थे। शांत वातावरण और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण ये स्थल आत्मिक शांति प्रदान करता है। श्रावण मास में नैनीताल आए तो मुक्तेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें। तो वह उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल संरक्षण, हरित विकास और सतत पर्यावरण प्रबंधन के सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। वहीं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचय के लिए कई आपको बताते चले कार्य और योजनाएं लागू की हैं। तो वहीं उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के लिए सम्मान और कल्याण के लिए एक नई पहल की गई है, जहां सरकार अब इन वीरों के हक की हित में प्राथमिकता दे रही है। राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के दर्जाधारी राज्य मंत्री सुभाष बर्तवाल ने बड़ा कदम उठाया। उनका कहना है कि जब से उन्हें ये दायित्व मिला है, उनका एकमात्र उद्देश्य है कि आंदोलनकारियों के लिए परिषद को सक्रिय और प्रभावी बना जाए। इसी उद्देश्य से उन्होंने सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी की, जिसमें आंदोलनकारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह आंदोलनकारी सम्मान परिषद जो राज्य के तमाम आंदोलनकारियों के कल्याणार्थ उसका जो है निर्माण किया गया है। जब से मुझे जो है दायित्व मिला है, मैंने प्रयास किया है कि उसको आंदोलनकारियों के हित में गतिमान किया जाए और इसी निमित्त एक वृहद बैठक जो है सचिवालय के अंदर मैंने जो है आहूत करवाई थी गृह सचिव की अध्यक्षता में, जिसमें करीब 14 बिंदुओं के ऊपर जो है उसमें चर्चा हुई। बहुत सारे बिंदु थे, जैसे चिन्हीकरण का के संदर्भ में बहुत सारे आंदोलनकारी जो रह गए उनके पुनः जो है चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू हो। सम्मान पेंशन की बढ़ोतरी थी, 10% क्षैतिज आरक्षण जो प्रभावशाली तरीके से नहीं इम्पोज हो पा रहा है, उसको किस तरह प्रभावशाली तरीके से हम जो है उसको धरातल पर उतारें। तो इस तरह के तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई और इसके साथ साथ आंदोलनकारियों और उनके परिजनों के हितार्थ एक कार्य योजना जो है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखी है। राज्य आंदोलनकारी कल्याण निगम के नाम से एक निगम जो उपनल की तर्ज पर जो है स्थापित करने का आग्रह। देहरादून से जहां त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के पहले चरण का मतदान 24 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में विकास खंडों के मतदान जो है जारी है। साथ ही आंकड़ों के अनुसार कुल मतदान दर्ज किए गए। वहीं आपको बता दें 63% पुरुष और 73% महिलाएं शामिल हैं, जहां महिलाओं की भागीदारी खास तौर पर उल्लेखनीय रही। तो वहीं खबर उधम सिंह नगर से, जहां बीजेपी विधायक अरविंद पांडे को अपनी ही विधानसभा में क्षेत्र के एक गांव में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जैसे ही विधायक गांव पहुंचे, ग्रामीणों ने नाराजगी फूट पड़ी। वहीं अरविंद पांडे मुर्दाबाद के नारे गूंजते लगे। वहीं जानकारी के अनुसार आपको बता दें, किसी मुद्दे को लेकर गांव में तनाव पहले से ही बना हुआ था। जब विधायक स्थिति का जायजा लेने पहुंचे और लोगों से पूछने लगे क्या हुआ, तो जवाब में लोगों ने गुस्से से नारेबाजी शुरू कर दी। ग्रामीणों का आक्रोश इतना था कि वे बार बार विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। तो लगातार ग्रामीण विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी विधायक का गांव में लगातार विरोध करते हुए लोग। तो वहीं खबर हरिद्वार से, जहां एआईएमआईएम प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में दिए बयान पर संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संतों का कहना है कि ओवैसी को इस्लामिक गतिविधियों से अलग होना चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाए थे कि सरकार आरोपी का धर्म देखकर अपील करती है। संत समाज का मानना है कि ऐसे बयान देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। संत समाज हमेशा से संत समाज का पूरा सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत् के नारे को लेकर के चलता है और हम सबको सबके लिए समान। लेकिन जब आतंकवाद जैसे शब्दावली की बात आती है तो आतंकवाद का एक ही धर्म है, वो है ओवैसी का इस्लाम। तो ओवैसी का इस्लाम जब भी कहीं आतंकवादी गतिविधियां पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जब भी कहीं आतंकवादी गतिविधि होती है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक किताब होती है जिसका नाम है कुरान, और उससे चलने वाला एक धर्म है जिसका नाम है इस्लाम। तो कुरान हमेशा कहती है कि काफिर काफिर वाजिबुल कत्ल है। तो दिन भर जो ये मुमीन है, दिन भर ये जो मुसलमान है, वो काफिरों की हत्या के लिए कुछ संगठन बना करके आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं और कुछ पर्सनली इंडिविजुअली घात लगा करके बैठ के हत्या करते हैं। हरिद्वार में ओवैसी पर ये विरोध प्रदर्शन, उनके बयान पर लगातार संत समाज के तहत किया जा रहा है। देश की एकता पर सवाल खड़े होते हैं ऐसे बयानों से, कहा गया। साथ ही आपको बता दें, संत समाज की ओवैसी को चेतावनी, जहां आपको बताते चले ओवैसी के बयान को लेकर अब संत समाज भड़क उठा है। वहीं आपको बता दें ये खबर हरिद्वार से, जहां एआईएमआई प्रमुख असरुद्दीन ओवैसी ने 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में दिए बयान पर संत समाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संतों का कहना है कि ओवैसी को इस्लामिक गतिविधियों से अलग होना चाहिए। ओवैसी ने आरोप लगाया था कि सरकार आरोपी का धर्म देखकर अपील करती है। संत समाज का मानना है कि ऐसे बयान देश की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। तो वहीं आपको बताते चले, ओवैसी के इस बयान को लेकर अब संत समाज के बीच रोष देखने को मिल रहा है, जहां उनका कहना है कि ऐसे बयान देश में को भड़का सकते। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता रश्मि कश्यप मौजूद है। रश्मि, मैं जानना चाहूंगी, ओवैसी के इस बयान को लेकर संत समाज में ये रोष देखने को मिल रहा है, इसे आप कैसे देखती हैं? जी पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि जो हरिद्वार में संत समाज है, उन्होंने उनके इस बयान की बहुत निंदा की है। उनमें रोष है, वो आक्रोशित है। उनका कहना है कि जो इस्लामिक गतिविधियां होती है, इन ओवैसी का बयान सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर क्यों आता है। उन्होंने बोला कि जब मक्का पे मस्जिद पे हुआ हमला तो भाजपा ने अपील क्यों नहीं की। संत समाज ये कहता है कि मक्का मस्जिद या जो भी मुस्लिम वो होती है उन पे तो पाकिस्तान में भी हमले होते हैं, भाजपा सरकार वहां थोड़ा ही जाकर अपील करेगी। और जो ये ट्रेन का मामला था, जो ये ब्लास्ट हुआ था 2006 में, वहाँ पर सिर्फ हिंदू लोग नहीं थे या मुस्लिम लोग नहीं थे, उसमें हर कास्ट के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं, वहाँ इंसान थे। उनका कहना है कि उसके लिए उन्होंने उन गुनहगारों को जो रिहा करे गए हैं उनके लिए अपील की गई थी। संत समाज इसको लेके बहुत आक्रोशित है और ओवैसी की इस बयान की पूरी निंदा की जा रही है। जी रश्मि, मैं जानना चाहूंगी, क्या ओवैसी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है संत समाज के इस बयान के बाद से? अभी तक तो कोई प्रतिक्रिया हमें देखने को या सुनने को नहीं मिली है, लेकिन जिस तरीके से संत समाज में रोष है, वो लगातार ओवैसी के खिलाफ निंदा कर रहे हैं और उनके ऊपर बयानबाजी भी चल रही है। तो हो सकता है आने वाले वक्त में कोई ना कोई प्रतिक्रिया जरूर होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि आपकी तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं खबर खुशीनगर से, जहां बहु किसान सेवा सहकारी समिति के किसानों ने यूरिया खाद न मिलने पर हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि खाद चहेतों को पहले बांट दी जाती है, जबकि आम किसानों को घंटों लाइनों में लगने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। इस बार भी खाद खत्म हो गई, जिससे नाराज किसानों ने समिति गेट पर प्रदर्शन किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं खाद वितरण के घोटाले को लेकर लोगों में लगातार नाराजगी देखी जा रही है, जहां आपको बताते चले लोगों का कहना है कि घंटों लाइनों में लगने के बाद भी उन्हें खाद नहीं मिलता। अब जो है आप देख सकते हो, इसमें सब की रसीदें कटी हुई हैं, 10-10, 20-20 कट्टे, जो भी 15-15 कट्टे हैं, जो हमने किसी को फोन नहीं किया, मतलब सब अपने आप ही आए हैं और सबको जो है दिया गया था। इनका कहना है सुबह से आ गए हैं, लेकिन जो पहले से ऑलरेडी थे चाहिए उनको बांट दिया गया। हमें ऐसा कुछ नहीं। मेरा नाम संदीप है। मैं सुबह से आज यहाँ पे उत्तरी सोसाइटी में मेरा खाता है, मैं खाद लेने के लिए आया था, जिसकी सूचना कल मैंने खुद ब्रजेश यादव जो यहाँ के स्टाफ हैं उनको फ़ोन करके प्राप्त की थी।
जिसके बाद मैं आज जब खाद लेने पहुंचा तो इन्होंने अंदर से ताला लगा के अपने मित्रगणों की पर्ची काट दी गई है। खाद इन्होंने खुद ही उनको दे दी गई है। कुछ बंदे तो यहाँ पे मौजूद भी नहीं है जिनके यहाँ पे उनका मतलब पर्ची कट चुकी है, खाद उनकी बढ़ चुकी है। जो 350 कट्टों का जो ट्रक आया था वो सारा बढ़ चुका है। जो हम लोग सुबह से यहाँ किसान खड़े हैं, जिनमें से हमारे साथ मित्रगण हमारे अंकल जी भी हैं, ये कह रहे हैं कि हम कल भी आए थे, कल इन्होंने हमारी किताबें जमा नहीं करी थी। तो वही खबर मसूरी से, जहां प्रसिद्ध शिकारी वन्य जीव रक्षक बने जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जहां उनका मसूरी में गहरा रिश्ता है। उन्होंने कहा कि एक शेरनी को पाला था। इतिहासकार गोपाल भारद्वाज के अनुसार उस शेरनी के साथ पंडित नेहरू भी खेल चुके हैं। कॉर्बेट ने 33 से ज्यादा आदमखोर बाघ तेंदुओं को मारा है, लेकिन बाद में वन्य जीव संरक्षण की राह चुनी। वहीं मसूरी में आज भी उनसे जुड़ी चीजें जैसे डांडी, स्टोव आदि मौजूद हैं, जिन्हें संरक्षित करने के लिए सरकारी मदद मिली है। देखिए, ये तो बहुत ज़्यादातर लोग उनको सोचते हैं कि उन्होंने शेर चीतों का शिकार किया, लेकिन वो एक ट्रू ह्यूमन, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो थी। और ये मसूरी का सौभाग्य है कि वो मसूरी में कुछ समय आए। वैसे उनके जो फादर थे विलियम कॉर्बेट जो थे, उनका यहाँ पे पोस्ट मास्टर के रूप में अपॉइंटमेंट हुआ था। मेरठ से वो यहाँ पर आए थे और उसके बाद फिर वो यहाँ पे जो मिलिट्री हॉस्पिटल था, जो सैनिटोरियम था, वहाँ पे भी जो उसमें ऑफिसर थे वो उनके फादर। और उनकी दूसरी जो सेकंड मैरिज मैरी जॉन से हुई है, वो लाल टिब्बे में जो हमारे मसूरी में सेंट पॉल्स चर्च है, वहाँ पे उनकी दूसरी शादी 1859 में हुई है। उससे पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उनका जन्म मेरठ में हुआ था। मेरठ से वो मसूरी में एज ए पोस्ट मास्टर पोस्टेड हुए थे। और फिर उसके बाद 1859 में उनका ट्रांसफ़र नैनीताल हो गया था और उस ज़माने में 1 महीना मसूरी से उनको वहाँ नैनीताल जाने में लगा था। और 1875 में जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ वहाँ पे नैनीताल में, काला ढूंगी में। आपको बताते, कॉर्बेट की विरासत सुरक्षित रखने के लिए वन्य जीव रक्षक की जयंती, जिसे लेकर आपको बताते चले मसूरी में जिम कॉर्बेट का नाता जो है जुड़ा हुआ, जिसे लेकर कॉर्बेट की विरासत को संरक्षित रखा जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले, से लेकर वन्य जीव रक्षक की जयंती को लेकर कई अहम विषयों पर चर्चा भी की गई। साथ ही मसूरी में जिम कॉर्बेट का ये नाता बताया जा रहा है। तो वही खबर देहरादून से, जहां ऋण वसूली अधिकरण में लंबित मामलों से निपटारे के लिए 2 अगस्त को विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह अदालत उत्तराखंड के सभी जिलों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के लिए खुली होगी। वहीं रजिस्ट्रार मुकेश कुमार गैरोला ने बताया कि ऋण वसूली के मामले में अवसर, आपको बताते चले, अवसर पर आपसी सहमति से निपटाया जाएगा, जहां इच्छुक पक्ष 1 अगस्त की DRT देहरादून में आवेदन कर सकते हैं। जो आगामी हमारी 2 अगस्त को एक विशेष लोक अदालत का आयोजन माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हो रहा है, उसके बारे में आपको एक सूक्ष्म संदेश देना चाहूँगा। माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NLSA के निर्देशानुसार माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून DLSA द्वारा ऋण वसूली अधिकरण देहरादून DRT देहरादून डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल देहरादून में 2 अगस्त दिन शनिवार सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।